एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। पहले हम फर्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 1 to 10 CDP के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। यहाँ पूछा जा रहा है हमें कि जो महारत होते हैं, किसी चीज़ में कौशल होना, महारत मतलब किसी चीज़ में कौशल होना, निपुण होना, एक लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, यानी कि जो महारत लक्ष्य होता है, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन 4 दिए इनमें से कौन सा सही है, कौन से में क्या डिफरेंस है ये बताना हमें। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। ओके। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या, महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर से के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ, यहाँ पे है कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, हमें अब यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें दोनों में डिफरेंस बताना है। इसमें महारत लक्ष्य और निपुणता, प्रदर्शन लक्ष्य, तो इसके लिए महारत यानी कि निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर यह है कि महारत लक्ष्य जो होता है वो अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। महारत हासिल करने वाले छात्र सफलता और सुधार अधिगम के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। समझ आया। यहाँ पे कहना जा रहा है कि जो महारत लक्ष्य होता है और प्रदर्शन लक्ष्य में ये अंतर होता है कि महारत अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने के लिए होता है। जब जो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में कौशल होता है, तो जब वो कोई गेम खेलता है तो वो सिर्फ अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए खेलता है। जबकि प्रदर्शन में क्या होता है, जब प्रदर्शन करते हैं हम किसी चीज़ का, या तो हमें उससे कोई भी पुरस्कार जीतने के लिए किया जाता है, या फिर जैसे कुछ लोग खेल दिखाते हैं तो वो अपने महारत निपुणता का जो मतलब अपने प्रदर्शन का जो अपने महारत का जो कौशल होने का जो प्रदर्शन करते हैं, उसमें उसे कुछ पाने की इच्छा होती है, कह सकते हैं हम। तो ये हमारा होता है प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। भाई बहन के रिश्ते, एक मिनट, भाई बहन के रिश्तों में माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो केवल आ गया, ये तो हो नहीं सकता कि समाजीकरण की अधिक भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में क्या कह सकते हैं, जो भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो कैसा होता है, इसमें पूछा जा रहा है हमसे। तो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो होता है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से बिल्कुल भिन्न, क्योंकि जब भाई बहन आपस में खेलते हैं, बड़े होते हैं, बचपन उनका एक साथ बीतता है, तो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर एंड थर्ड इज 1। थर्ड में क्या होगा, 13। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों
में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। और कारण आर क्या कह रहा है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधता की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। आनुवांशिक क्या होता है? आनुवांशिक होता है हेरिडिटी, मतलब जो गुण माता पिता के बच्चों में आते हैं वो हमारा आनुवांशिक होता है। और बच्चों का जो बीच विकासात्मक दर में काफ़ी भिन्नता यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो होती है, क्योंकि पर हर बच्चे की विकास करने की क्षमता सेम नहीं होती, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इसीलिए कोई आनुवांशिक रूप से विकसित होता है, कोई, तो सब में विभिन्नता होती ही होती है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, क्योंकि ए और आर दोनों की सही व्याख्या तो है तथा आर ए की सही, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओके, तो राइट इज 4। अब 14 कहता है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, कि जब वो भाषा सीखते हैं तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग जब एनवायरनमेंट ना मिले तो उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कभी हम इंग्लिश एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कभी हम हिंदी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो बच्चे का जो वातावरण है वो चेंज होता रहता है, जिससे उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता। वो जब वो हिंदी वाले एनवायरनमेंट में है तो वो समझने की जैसे जैसे थोड़ी कोशिश करता है, तभी सपोज करो उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए और वो फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट में चला जाए, तो उसकी जो पुरानी लैंग्वेज है वो भी वो भूलने लगता है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकी पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 14 में, प्रश्न में दिया गया कथन में भाषा के विकास और संवेदनशील दौर के सिद्धांत को दर्शाया गया है। भाषा के विकास के संवेदनशील दौर में बच्चों को भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा विकास को बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी माना जाता है, यानी कि वो बुद्धि के अकॉर्डिंग काम करता है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से ही मिलता है, सबको पता है। इसके पश्चात विद्यालय में, फिर समाज में संपर्क में उसका भाषा ज्ञान विकसित होता है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन, भाषा के विकास का एक संवेदनशील है। भाषा के विकास में एक संवेदनशील दौर होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील दौर होता है, तो यहाँ पे दौर होगा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है भाषा को लेके। इसका ऑप्शन 4 इज सही। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जाता है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। तो जहाँ पे सख्त दंड यानी कि पनिशमेंट की बात की जा रही हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, दंड की बात की जा रही है। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब प्रणालीगत हम कह सकते हैं कि, एक मिनट, प्रणालीगत क्रम से भी बोला जा सकता है। प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि कोई शिक्षित करता है। एंड ऑप्शन नंबर 15 में हम कहेंगे 4, प्रणालीगत ध्वन्य प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी कि उन्हें क्रम से कोई भी शिक्षण देके उनके पठन वैकल्पिक की पहले हल्की चीज़ें सिखाई जाए, फिर उसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, प्रणालीगत हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। 16
16 बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण यानी कि जब किसी को बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने और शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि उन्हें एक कंफर्टेबल जोन मिल जाए। अगर उन्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल जाए तो शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। ऑप्शन कौन सा सही होगा 16 में? ऑप्शन नंबर 3 मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले सुविधाजनक वातावरण मिल जाओ, बस अपने आप सीख जाएंगे। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन करें तो शिक्षार्थी बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत ये विश्वास दिलाता है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाए और जिससे कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण अच्छे से कर सके। मॉरिसन के अनुसार बोध आधारित शिक्षण का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी प्रक्रिया का स्वामित्व प्राप्त कर ले, अर्थात बोध आधारित शिक्षण में शिक्षक पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर बल देता है। शिक्षक पाठ्यवस्तु के यानी कि जो किताब में हमें दिया होता है, हम देखते हैं स्कूलों में भी सिर्फ सिलेबस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो भी हमारे पाठ्यपुस्तक में है वो कंप्लीट कर लो जल्दी, फिर एग्ज़ाम में भी वही आता है, उसी पर ज़्यादा फोकस होता है। यहाँ पे कहा गया है कि विद्यार्थियों को एक ओपन शिक्षण देना चाहिए, जिससे कि आंतरिक भी और किताबों का भी और बाहरी ज्ञान भी देना चाहिए। 17 क्या कहता है? जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करके और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके। तो जब सपोज करो कोई स्टूडेंट है और वो किसी प्रॉब्लम से कोई भी सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसके पास और वो उससे जूझ रहा है, तो समस्या समाधान करने के लिए कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक उसकी कैसे हेल्प कर सकता है? तो यहाँ पे जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को उसे मंथन करके, मतलब उसके अंदर ढूंढ के कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पहले उससे पता करे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और विचार उत्पन्न करने के लिए, और उसके साथ मतलब उसे ऐसे एक्टिविटी दें जिससे कि उसका आंसर वो खुद ढूंढने की कोशिश करे, उसे प्रोत्साहित करके मदद कर सकता है। तो प्रोत्साहित हमारा एक क्या होता है? पॉजिटिव टैग होता है। तो इससे हम फर्स्ट ऑप्शन को देखकर भी समझ सकते हैं कि हमारा प्रोत्साहित में फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। हतोत्साहित एक नेगेटिव टैग होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एंड समस्या को सुलझाना भी नहीं छोड़ सकते। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो हम ऐसे ही, और डायरेक्ट उत्तर देकर भी नहीं, तो उसके अंदर उसे मंथन करके। अब हमारा 18 क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस चीज़ पर केंद्रित होता है? सजा और शर्मिंदगी के डर पर हो सकता है क्या? नहीं, नेगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सहकारी अधिगम, साथ मिलकर मतलब लर्निंग, एक सहकारी अधिगम होता है, एक साथ बैठ के किसी चीज़ को लर्न करना। प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो जहाँ तक मुझे लगता है अनुबंधन और 18 में हमारा ऑप्शन सहकारी अधिगम इज़ बेटर हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को साथ में बैठ के उस पर विचार विमर्श करते हैं तो बहुत सारे
आंसर निकल के आते, किसी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, तो उससे हमें बहुत सारे सोचने समझने में कि हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और हमें एक ही प्रश्न के कितने उत्तर हो सकते हैं ये भी पता लग जाता है। तो माध्यमिक कक्षाओं के अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। कक्षा का वातावरण अधिगम और अवधारण के प्रति छात्र की रुचि और जिज्ञासा को तय करता है, यानी कि वो उसकी किस चीज़ में कितनी रुचि है और वो कितना जिज्ञासु है। कक्षा में वातावरण के सहयोगी और सहभागी भी होने चाहिए जिससे कि वो आपस में निष्कर्ष परामर्श कर सके। ऑप्शन इज 1 ऑफ राइट। नाउ फॉर 19, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास क्या है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विकास क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या प्रकृति में असतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिमाण से होता है या सीधे सामाजिक संपर्क के परिमाण से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, यानी कि ऑप्शन सामाजिक है 14 परिणाम से होता है। और अब हम अगर अच्छे से समझे तो विकास परिपक्वता और अनुभव के परिमाण स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास बहुआयामी है, यानी हर तरफ से विकास होता है, अर्थात इसमें शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक जैसे कारकों की गतिशील और इंटरनल जो कार्य होते हैं वो सब शामिल होते हैं। इंटरनल ग्रोथ जैसे कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत इसी कहते हैं जीवन भर, असतत नहीं सतत। ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती है। दुनिया की विभिन्न पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से विभिन्न होती है। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है या बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या होता है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, 4 इज राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में एक पर्यावरण के मध्य यानी कि पर्यावरण को देख के अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल सीखता है बच्चा। परस्पर क्रिया के माध्यम से संज्ञान विकसित होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन कौन से हैं। फर्स्ट, संवेदी प्रेरक जो कि 0 से 2 वर्ष में आता है। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। मूर्त संक्रियात्मक, थर्ड है हमारा मूर्त संक्रियात्मक जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। सो इन्हें अच्छे से आप याद कर लेना। एंड 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की सीमा है। तो पियाजे की वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पर ध्यान नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो जीन पियाजे किससे हटके है। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ भी रहा होगा। उसमें सामाजिक कारकों का प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि सामाजिक तो हमारा लेवल्स की है, तो पियाजे कैसे हो सकता है। तो 4th इज राइट आंसर। सो आप देख कर भी बता सकते थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष, अभिकथन ये कहता है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण और लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है।
और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइस, सो प्लीज़ डोंट टेक सीरियस। लेट्स टेक ब्रेक फॉर 1-2 सेकेंड। कारण आर, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अंतर्गृहित नहीं है। तो इसमें से क्या सही हो सकता है? 22 कक्षा में बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और लैंगिक आधार पर असमानता को दूर करने के लिए लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, एक महिला गणित शिक्षक और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। अतः अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता से बच्चों को दूर रखा जाता है, समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है ये। तो हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन हमारा होगा ए इज राइट आंसर। ओके। 23 एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, जब एक कक्षा चल रही होती है तो उसमें अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ऐसा होता है नहीं। जब बच्चों को समझ नहीं आएगा तो बच्चा पूछ भी सकता है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न नहीं पूछते, स्वयं से भी प्रश्न नहीं पूछते। तो क्या इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं तथा स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, अतः वो किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रगतिशील कक्षा का ही भाग है। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण केवल करके सीखने के दृष्टिकोण से होता है। तो इसमें हमारा 23 में ऑप्शन होगा 3BCD। शिक्षक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या मुझे समझ में आया भी है या नहीं। सो BCD इज हमारा राइट ऑप्शन। नाउ 24 पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जोड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है, इन्हें सीखा जाता है। क्या जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं में लेकर वयस्कता में भी, जेंडर स्थिरता प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान, जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, एंड 4 जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो सकता है? 24 में गैस करिए। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सो फर्स्ट इज राइट हमारा ऑप्शन, क्योंकि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जोड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्थाओं की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता यानी बड़े होने पर भी सीखा जाता है। जेंडर को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान संबंध की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। कि जब बच्चे को छोटेपन में ही बताया जाएगा कि ये लड़का ये लड़की है, तो क्या वो बड़ा होने के बाद इस पर ध्यान नहीं देगा? और बड़ा होने के बाद फिर आगे तक ये बढ़ती चली जाती है, इसे हम रूढ़िवादिता बोलते हैं। 25 बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी के बीच विविधता सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण की एकमात्र साधन है, बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। तो कौन सा सही हो सकता है? 25 बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है, दिस इज़ राइट।
यह दृष्टिकोण बुद्धि के संदर्भ में शिक्षार्थियों के बीच विविधता और सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। हम बता सकते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। तो बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है, यानी कि बुद्धि हमें चारों तरफ से हमारे दिमाग में जो भी डाला जाता है वो जल्दी घुसता है। हमारे आसपास क्या हो रहा होता है बहुआयामी हर तरफ से, और समय के साथ ये चेंज भी हो जाती है। जितने बड़े होंगे उतना ही बुद्धि विकसित होगी। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत दिया? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 किसने बुद्धि से रिलेटेड हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? किसने? हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, क्योंकि जीन पियाजे तो हमारा जीन पियाजे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेविट्सकी सामाजिक से रिलेटेड है, एंड चार्ल्स हमारा किससे रिलेटेड है? हम यहाँ पे बस इतना ध्यान रखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने के अनुसार बुद्धि के कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। बुद्धि क्षमताओं के साथ विभिन्न प्रकार की बुद्धि क्षमताएं होती है। बुद्धि को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। ओके, नाउ 27 लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं। लॉरेंस क्वेश्चन पर पढ़ते हुए अब ध्यान रखना किसकी बात हो रही है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की? कैरल गिलिगन द्वारा। तो 27 में नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, वास्तविक जीवन की स्थितियों में वास्तविक जीवन की स्थितियों में यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? 27 में एक मिनट, वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई। यहाँ पे है भाई, स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए, माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई। ओके, तो 27 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत हमारा किससे रिलेटेड है? हमें पता है किससे? कोहलबर्ग का सिद्धांत, एक मिनट भाई, नैतिक तर्क, नैतिकता पर रिलेटेड है ये। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को हिंज की द्विधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। आपको पता है हिंज की एक कहानी हमें बताई गई थी यहाँ पे, कि हिंज की जब पत्नी बीमार हो जाती है तो वो दवाई लेने के लिए कई जगह जाता है, लेकिन उसको कहीं पे भी दवाई नहीं मिलती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो चोरी करता है, फिर चोरी करके दवाई लेके आता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि क्या जो हिंज ने किया वो सही था, क्या वो नैतिकता थी? लेकिन उस टाइम उसकी पत्नी को बचाने के लिए उसे जो सही लगा उसने वो किया। तो इसलिए नैतिकता तर्क यहाँ पे लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। नैतिकता दुविधा को प्रस्तुत करके नैतिक विकास का अध्ययन किया गया। वो दवाई तो ले आया था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो चाहता वो भी नहीं था कि वो चोरी करे, बट अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर सकती थी। तो ये नैतिकता में आता है।
क्योंकि किसी की जीवन बचाना भी एक नैतिकता ही है। 28 एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों के अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्यपुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो कौन सा सही हो सकता है? 28 एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करना चाहती है, अतः सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, कि वे सोचें कि क्या मैंने सही किया है और फिर उसका मूल्यांकन करें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? प्रोत्साहित करना। पॉजिटिव टैग आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 29 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। आर में क्या कहा गया है? उदाहरणों के बारे में सोचने में से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को प्रभ्रमित करते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो कौन सा सही हो सकता है? 29 में शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के दो उदाहरणों और गैर उदाहरणों, यानी कि जब कोई उन्हें अपने एग्जाम्पल भी उसमें शो कर सकते हैं और जो कोई दूसरा उन्हें एग्जाम्पल दे रहा है कि ये सही हो सकता है, इसका मतलब ये, जैसे कि ये हो सकता है, तो गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण का प्रयोग विद्यार्थियों को किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को ध्यान एकत्र करने में सहायक होते हैं, न कि भ्रमित होते हैं। तो कथन ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। 30 अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसके बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें और फिर विचारों को प्रकट करने का अवसर दे, विचारों को व्यक्त करने का अवसर दे। 30 में क्या हो सकता है? अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हुए विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे, यानी जो भी वो पढ़ा रहा है उसको पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। अधिगम को व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। शिक्षार्थी की विशेषताएं, पूर्व ज्ञान, विकासात्मक कारक आदि अधिगम के परिणामों को प्रभावित करती है, यानी कि जब पहले से ही ज्ञान दिया होता है उन्हें, अगर उन्हें शुरू में उनका इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का हम इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके बारे में फिर पढ़ाते तो बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आता है। उस पर चर्चा करें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर, गैस करो, थर्ड इज राइट आंसर। हमारा CDP का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देख लेना। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब मी।
थैंक्स।